हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेटअप स्टडी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आपकी संडे को क्लास नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप सभी की डिमांड थी कि ऑब्जेक्टिव क्लास एक जरूर करवाइए। तो इस वजह से आज आप सभी की ऑब्जेक्टिव क्लास हो रही है। तो कल की क्लास जिन स्टूडेंट्स ने लिया था वो इसमें बहुत अच्छा उत्तर देंगे, ये हमें विश्वास है। अगर आपने ईमानदारी के साथ पूरी क्लास को देखा होगा कल के, तो आज आप सभी का उत्तर बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सभी लोग एक बार प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए, सभी स्टूडेंट जुड़ सके। और अगर आप जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं या पहली बार क्लास ले रहे हैं, तो आप लोग ऐसे ही क्लासेस पाने के लिए, बीएड संबंधी कोई भी न्यूज़ पाने के लिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी न्यूज़ हो, क्लासेस हो, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं, यह किसका कथन है? मतलब ये एक कथन है, दर्शन और शिक्षा में संबंध बताता है। कल की क्लास में हमने आपको ये समझाई थी ये चीज़ बहुत ही अच्छे से। तो आपको ये बताना है कि दर्शन और शिक्षा क्या है, एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं। यह कथन किसका है? ऐसे कौन से दार्शनिक है जिन्होंने यह कथन कहा हुआ है? एडम्स, रॉस, रस्क, ब्रुकर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आप सभी के सामने 4 हैं, सभी लोग जवाब दीजिए। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का जवाब बिल्कुल सही आता है। कल की क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स थे उनका जवाब तो करीब करीब सही ही आएगा। तो सभी लोग जवाब दीजिए जल्दी से। जी हाँ, देखिए जो स्टूडेंट ऑप्शन भी टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब आप सभी का ऑप्शन बी, रॉस। रॉस एक दार्शनिक हैं। इन्होंने जब दर्शन की परिभाषा दी थी तो उन्होंने कहा कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं, इनके बिना न तो हम किसी की कल्पना असंभव है, मतलब हम किसी की भी कल्पना नहीं कर सकते। शिक्षा को एक आधार मानकर दर्शन जो है, दर्शन और शिक्षा क्या है, एक दूसरे से आपस में संबंधित हैं और एक ही सिक्के के दो पक्ष है। जैसे सिक्के में दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार दर्शन और शिक्षा भी क्या है, एक ही सिक्के के दोनों तरफ के पहलू हैं, दोनों पक्ष हैं। यह किसने कहा है? रॉस ने कहा है। तो जो भी स्टूडेंट ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहा गया है कि वास्तविक शिक्षा जो है, जो हमारी वास्तविक शिक्षा होती है, मतलब शिक्षा का जो वास्तविक स्वरूप होता है, उसका संचालन कौन करता है? वास्तविक दार्शनिक ही कर सकता है। मतलब वास्तविक शिक्षा का संचालन, मतलब उसे कौन सुचारू रूप से चालित करेगा, संचालित करेगा? तो वास्तविक दार्शनिक ही करेगा। यह कथन किसने कहा है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने 4 है। रूसो ने कहा है, स्पेंसर ने कहा है, डूबी ने कहा है, या फिर प्लेटो ने कहा है। तो सभी लोग बताइए इसका कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कितने लोग का जवाब बिल्कुल सही होता है। बिल्कुल, देखिए वास्तविक शिक्षा कहा क्या गया है कि जो हमारी वास्तविक शिक्षा होती है, जो शिक्षा हमारे जीवन के लिए उपयोगी होती है। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि हम शिक्षा ग्रहण कर ले, वो हमारे किसी काम की ना हो, बल्कि हमें ऐसी शिक्षा लेनी चाहिए जो हमारे लिए उपयोगी हो, जो हमारे जीवन में कामयाब मतलब हमें बना सके, या फिर हमारे जीवन के लिए हर पहलू के लिए उपयोगी हो। ऐसी शिक्षा जिसका हम उपयोग कर सके अपने पूरे जीवन काल में। तो वही क्या होती है? हमारी वास्तविक शिक्षा होती है। और इसका संचालन कौन करेगा? वास्तविक दार्शनिक करेगा। यह कथन किसने कहा है ये आपको बताना है। तो दार्शनिकों के नाम आपको दिए गए हैं ऑप्शन में। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट ऑप्शन भी टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। जब हमने कल स्पेंसर महोदय की परिभाषा आपको समझाई थी दर्शन से रिलेटेड, तो वहाँ पे हमने आपको ये परिभाषा बताई थी कि वास्तविक शिक्षा का संचालन कौन करेगा? वास्तविक दार्शनिक करेगा। तो यहाँ पे आपको याद कैसे रखना है कि स्पेंसर ने क्या कहा है? तो आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि स्पेंसर ने कहा है कि मतलब जो हमारी शिक्षा वास्तविक होगी उसका संचालन कौन करेगा? वास्तविक दार्शनिक करेगा। यही आपको याद रखना है। वास्तविक शब्द, वास्तविक शिक्षा, वास्तविक दार्शनिक, वास्तविक दर्शन, ये शब्द जहाँ पे आपको दिख जाए वो किसने कहा है? स्पेंसर ने कहा है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। बहुत ही अच्छा, जो स्टूडेंट ऑप्शन भी टिक कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, शिक्षा दर्शन की सहायता के बिना उचित मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकती है। अग्रसर मतलब और आगे बढ़ना, उचित मार्ग पर। शिक्षा क्या कहा गया है इसमें? यह भी आपका एक कथन है, यह भी दार्शनिक के द्वारा कहा गया है। इसमें भी आपको दार्शनिक का नाम बताना है कि यह कथन किसने कहा है। तो जिनका भी इस बार ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, आप सभी के लिए एक बात याद रखनी है। कोई भी चैप्टर आप पढ़ें तो उसमें आपको ये याद रखना है कि मतलब जैसे कोई भी नियम आया, कोई भी परिभाषा दी गई, तो किस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई, वह कथन किसके द्वारा कहा गया, कितने सन में हुआ, उसको मानने वाले कितने लोग थे, आलोचना करने वाले कितने वैज्ञानिक निकले या फिर दार्शनिक निकले। इतनी सारी चीज़ें तो आपको हर चैप्टर से रट लेनी है, क्योंकि हर चैप्टर से आपके इस प्रकार से प्रश्न बहुत ही ज़्यादा बनते हैं।
तो शिक्षा जो है वो दर्शन की सहायता के बिना, मतलब अगर दर्शन की सहायता ना प्राप्त हो तो हम अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, या फिर कर भी लें तो उचित मार्ग पर हम अग्रसरित नहीं हो सकते। यह कथन किस दार्शनिक का है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने 4 है, जेंटाइल, पार्टाइज, फिक्टे, फ्रोबेल। इसका राइट आंसर सभी लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आप सभी को क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं, हमने जेंटाइल की परिभाषा भी आपको बताई थी। तो जेंटाइल, जिसे जेंटिल भी बोलते हैं, तो कहीं कहीं आपका जेंटिल लिखा रहता है, कहीं पे आपको जेंटाइल लिखा रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन्होंने ये कहा है कि शिक्षा दर्शन की सहायता के बिना उचित मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकती। अभी आपने क्या पढ़ा कि ऐसी शिक्षा जिसका हम उपयोग कर सके अपने दैनिक जीवन में, अपने पूरे जीवन काल में, तो वो हमारी कैसी शिक्षा होती है, वास्तविक शिक्षा होती है। और उसका अनुभव कौन कर सकता है, उसका संचालन कौन कर सकता है, वास्तविक दार्शनिक कर सकता है। ठीक है, तो यहां पे भी कहा गया है कि शिक्षा दर्शन की सहायता के बिना, वहां पे वास्तविक शिक्षा थी तो उसका जो वास्तविक दार्शनिक था वो उसने संचालन किया। यहां पे कहा गया है कि शिक्षा जो है वो दर्शन के बिना चल ही नहीं सकती, उचित मार्ग पर अग्रसरित नहीं हो सकती। यह कथन किसने कहा है, तो जेंटाइल ने कहा है। कहीं किसी बुक में जेंटिल लिखा रहता है तो जेंटिल या जेंटाइल, आपको यह ऑप्शन टिक करना है। और जो स्टूडेंट ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है आपका, बहुत अच्छा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण किसके द्वारा होता है। जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, जिस उद्देश्य के साथ हम लोग क्या करते हैं, बालक होता है विद्यालय में एडमिशन लेता है और सोचता है कि हाँ हम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे। शिक्षा का उद्देश्य होता है, कोई ना कोई उद्देश्य तो होता ही है। तो जो शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, दर्शन के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, सरकार के द्वारा, राजनीतिज्ञों के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग अपने अपने सेंस से जवाब दें, बिल्कुल सही आपका जवाब होगा। यहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत है ही नहीं। इसको आप अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके आसानी से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो सभी लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए और एक बार सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, क्योंकि सभी का अपना अपना उद्देश्य होता है। कोई बिजनेस डिपार्टमेंट में जाके बीकॉम करके बिजनेसमैन होना चाहते हैं, कोई डॉक्टर होना चाहता है, कोई टीचर होना चाहता है आपकी तरह बीएड करके। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो भी हमारे उद्देश्य है, कोई भी उद्देश्य हो, यहाँ पे किसी एक उद्देश्य को नहीं बताया गया है, तो इसका जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है। तो जो भी स्टूडेंट, क्योंकि आप दर्शन पढ़ रहे हैं तो ऑप्शन ए ही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दर्शन के द्वारा। क्योंकि जो शिक्षक होता है वो क्या करता है, उद्देश्य का निर्माण तो आपका हो चुका है, उसको सही दिशा प्रदान कर सकता है शिक्षक, सरकार के द्वारा, राजनीतिक, ये सब क्या कर सकते हैं। शिक्षक जो होता है वो आपको एक मार्ग दिखाता है, एक मार्गदर्शक के रूप में होता है। बाकी शिक्षा कार्य जो होता है वो शिक्षा आप ही ग्रहण करते हैं, सारे कार्य आपको ही करने हैं। बाल केंद्रित शिक्षा इसी वजह से तो है कि सारा काम बच्चा करेगा, बच्चा ही सर्वश्रेष्ठ है। शिक्षक का काम केवल मार्गदर्शक का होता है, अभिप्रेरक का होता है। जैसे आपने केमिकल रिएक्शन पढ़े होंगे तो उसमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया, उसमें उत्प्रेरक जो होता है वो कुछ भी नहीं करता है, लेकिन उस रिएक्शन को आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो अभिप्रेरक और मार्गदर्शक का काम होता है शिक्षक का, ना कि उसके उद्देश्यों का निर्माण करे। तो यहाँ पे दर्शन के द्वारा जो स्टूडेंट ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए टिक करने वाले वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप सभी का जवाब बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पाठ्यक्रम की समस्या कैसी समस्या है। मान लीजिए पाठ्यक्रम, आपके सिलेबस की कोई समस्या है, ये समस्या है कैसी, ये आपको बताना है। दार्शनिक समस्या है, सामाजिक समस्या है, आध्यात्मिक समस्या है, अलौकिक समस्या है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने 4 है, बहुत ही सरल जवाब है इसका। आप लोग बताइए, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसका जवाब सही देते हैं और कितने लोग गलत देते हैं। सभी लोग कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दिया करें। अगर आप लोग लिखते हैं तो आप लोगों को लिखने से जो है वो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और आप उसको काफ़ी लंबे समय तक अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। तो चलिए सभी लोग बताइए, पाठ्यक्रम की समस्या कैसी समस्या है। ऑप्शन आप सभी के सामने 4। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन ए। देखिए, जो स्टूडेंट ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है आपका। एक दार्शनिक समस्या है, पाठ्यक्रम की समस्या। कल हमने आपको क्लास में क्या समझाया था कि पाठ्यक्रम और दर्शन का भी आपस में संबंध होता है। तो अगर पाठ्यक्रम की कोई समस्या होगी तो कैसी समस्या है, दार्शनिक समस्या है, सामाजिक समस्या नहीं है। क्योंकि दार्शनिक विचारों, अभिव्यक्तियों सभी को देखते हुए आपका पाठ्यक्रम बनाया जाता है, वहाँ पे समाज को देखकर नहीं बनाया जाता। या फिर अध्यात्म की दुनिया से अगर बनाया जाता तो वहाँ पूरा चीज़ आपको अलग
अलग अलग धर्म, अल्लाह, ईश्वर, यीशु, तो सभी के अनुसार बनाया जाता है। तो यहाँ पे अध्यात्म इन सभी का कोई महत्व नहीं है। पाठ्यक्रम की समस्या कैसी समस्या है? एक दार्शनिक समस्या है। तो जो भी स्टूडेंट ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जीवन के आदर्श की प्राप्ति के लिए किस शिक्षण विधि का उपयोग किया जाए? यह कथन या फिर यह किसके अध्ययन का विषय है? यहाँ पे ये आपको समझना है कि जैसे आप जीवन में जो आदर्श मतलब जो आपकी मोरल ड्यूटी होती है, मोरलिटी होती है, नैतिकता होती है, तो जीवन के आदर्श की प्राप्ति के लिए किस शिक्षण विधि का उपयोग किया जाए? यह किसके अध्ययन का विषय, मतलब हम किस टॉपिक की या फिर किसके अंतर्गत इसका हम अध्ययन करते हैं कि हम जीवन के आदर्श की प्राप्ति करें। ये हम इस शिक्षण विधि जब हम ये करेंगे तो किस शिक्षण विधि का उपयोग किया जाएगा, किसके तहत हम अध्ययन करेंगे, ये आपको बताना है। राजनीतिक शास्त्र का, समाज शास्त्र का, दर्शन शास्त्र का, मनोविज्ञान का? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताइए जल्दी से। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वैसे भी आप दार्शनिक परिप्रेक्ष्य पढ़ रहे हैं शिक्षा का, तो दर्शन शास्त्र ही होगा। मान लीजिए वहाँ पे आपको जीवन के आदर्श की प्राप्ति के लिए डायरेक्ट पूछ लेता है, वहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं बताया गया है, तो वहाँ पे क्या होगा कि आदर्श की प्राप्ति, नैतिकता से संबंधित जहाँ आपका शब्द आएगा वो हम किसके अंतर्गत करते हैं? दर्शन शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो ऑप्शन सी आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दर्शन वास्तविकता के स्वरूप की तर्कपूर्ण खोज है, यह किसने कहा है? देखिए ये भी एक कथन है दर्शन के संबंध में। तो आपको बताना है प्लेटो, अरस्तु, महात्मा गांधी, हॉर्नी। ऑप्शन आप सभी के सामने 4 है, सभी लोग बताएंगे और देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही जवाब देते। बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, तो सभी लोग जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। यहां पे कहा क्या गया है कि जो दर्शन है वो क्या करता है? हमें रियलिटी को बताता है, मतलब रियलिटी के स्वरूप की, वास्तविकता की जो स्वरूप होती है उसकी तर्कपूर्ण खोज कौन करता है? दर्शन। ये बताना है कि कहा किसने है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छा, जो स्टूडेंट ऑप्शन डी टिक कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया जवाब। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। जहां पे दर्शन वास्तविकता के स्वरूप की तर्कपूर्ण, मतलब आपको तर्क से संबंधित दिख जाए, वही क्या है हमारा? किसने कहा है? हार्नी ने कहा है। तो ऑप्शन डी आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दर्शन का संबंध वास्तव में किससे है? जिज्ञासा से है, कल्पना से है, तर्कपूर्ण चिंतन व मनन से है, उपरोक्त तीनों से है। तो सभी लोग बताइएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग सोच समझ के जवाब दीजिए। सभी लोग कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे। दर्शन का संबंध जो है वो वास्तव में, वास्तविकता में देखा जाए तो किससे है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए दर्शन की हमने जब परिभाषा बताई तो उसमें क्या बताया था कि अमूर्त चिंतन, अमूर्त चीजों को मूर्त रूप में। यहाँ पे तो अमूर्त कैसा होता है? अमूर्त चीज मतलब जो हमें दिखाई ना दे, हम जिसके बारे में कल्पना करते हैं, वो हम रियलिटी हमको उसके अंदर क्या है वो हम नहीं देख पाते, बल्कि हम उसको कल्पना के द्वारा समझते हैं। तो अमूर्त चिंतन की योग्यता ही क्या है? दर्शन है। तो अमूर्त चिंतन मतलब अमूर्त चीज, ऐसी चीज जिसको हम कल्पना, जिसको हम देखे नहीं है कभी, तो कल्पना हो रही है तो वो किससे संबंधित होगा? कल्पना से होगा। तो ऑप्शन बी टिक करने वाले बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो गए। दर्शन आपके अंदर अगर जिज्ञासा होगी तभी आप कल्पना करेंगे, और कल्पना तो करेंगे ही, ये तो पक्का है। तर्कपूर्ण चिंतन भी करेंगे, चिंतन और मनन करेंगे, वो भी आपकी कल्पना के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ऑप्शन डी ही इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि देखिए अमूर्त चिंतन करने की योग्यता ही क्या है? दर्शन है। तो चिंतन मनन शब्द यहाँ से आ गया। कल्पना अमूर्त चीज है, उसको हम देखे हैं नहीं तो हम कल्पना से ही समझेंगे, और अगर आपके अंदर जिज्ञासा है ही नहीं तो आप कहाँ से कल्पना करेंगे, चिंतन मनन करेंगे? तो सारे ऑप्शन आपके इसी में आ जाएंगे। ऑप्शन डी ही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। शिक्षा दर्शन किस पर विचार करता है? सामाजिक समस्याओं पर, शिक्षा संबंधी समस्याओं पर, आर्थिक समस्याओं पर, या फिर आध्यात्मिक समस्याओं पर? तो जो शिक्षा दर्शन, आपको दोनों चीजें देख के बताना है जवाब। शिक्षा भी है, दर्शन भी है, दोनों यहाँ पे दिया गया है। अब आपको बताना है कि शिक्षा दर्शन किस पर विचार करता है। ऑप्शन आप सभी के सामने 4 है, सभी लोग बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, और अगर वीडियो आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, नहीं तो नहीं। शिक्षा दर्शन किस पर विचार करता है? अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको क्लास अच्छी लग रही है, आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्लास आपकी डेली हो, तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें।
तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा दर्शन, दर्शन कैसा, शिक्षा से संबंधित, तो शिक्षा संबंधित समस्याओं पर ही विचार करेगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सामाजिक समस्या हमारी क्या है, हमारे घर की आर्थिक समस्या क्या है या आर्थिक संस्था क्या है, आध्यात्मिक समस्या, इन सब पे जोर नहीं दिया जाएगा, बल्कि शिक्षा दर्शन है तो वो शिक्षा संबंधी समस्याओं पर ही विचार करेगा। ऑप्शन बी टिक करने वाले बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, शिक्षा दर्शन की क्या आवश्यकता है। जो हम इतना देर से शिक्षा दर्शन पढ़ रहे हैं, आप भी एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, शिक्षक बनने के लिए ही आप बीएड कर रहे हैं, और बीएड आप कर रहे हैं तो आपके बीएड में ही ये सब्जेक्ट क्यों, इसकी आवश्यकता क्या है जो आपके सिलेबस में शामिल कर दिया गया, तो आपको बताना है। सांस्कृतिक उत्थान के लिए, नैतिक एवं चारित्रिक जीवन के लिए, शिक्षा की प्रक्रिया को पूर्ण और उपयोगी बनाने के लिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए। तो देखते हैं कितने लोग इसका बिल्कुल सही जवाब देते हैं। सभी लोग कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिए। बिल्कुल, तो यहाँ पे देखिए जो स्टूडेंट ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब होगा क्यों, क्योंकि देखिए शिक्षा दर्शन की आवश्यकता आपसे पूछा गया है। शिक्षा दर्शन की आवश्यकता क्या है, तो हमें इसलिए आवश्यकता है कि हम शिक्षा की प्रक्रिया पूर्ण तो करें, लेकिन वो कैसा हो, हमारे लिए उपयोगी भी हो। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आप सभी का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अभी आपने पढ़ा कि वास्तविक शिक्षा मतलब ऐसी शिक्षा जिसको हम पूर्ण रूप से शिक्षा ग्रहण कर सके और उसका उपयोग भी अपने जीवन में, पूरे जीवन काल में कर सके। तो यही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि शिक्षा दर्शन की आवश्यकता क्या है, कि शिक्षा की प्रक्रिया को पूर्ण करना, और पूर्ण करके केवल यहाँ पे काम आपका खत्म नहीं हो जाता, बल्कि पूर्ण करें, शिक्षा आपने पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया, पूर्ण कर लिया, उसके बाद उसे उपयोगी कैसे बनाना है ये भी आपकी आवश्यकता है। तो ऑप्शन सी टिक करने वाले बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, किसकी सहायता के बिना शिक्षा सही मार्ग पर अग्रसरित नहीं हो सकती। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसी पे डिपेंड था, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन था आपका। वहाँ पे आपको बताना था कथन किसने कहा है, यहाँ पे आपको बताना है किसकी सहायता के बिना। तो आपका जो सब्जेक्ट चल रहा है आपको बिल्कुल समझ लेना है, बिल्कुल देर करना ही नहीं है। दर्शन की सहायता के बिना, शिक्षक की सहायता के बिना, पाठ्यक्रम की सहायता के बिना, विद्यालय की सहायता के बिना। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर इसके बाद भी जो लोग इस प्रश्न का उत्तर गलत दे रहे हैं या फिर जवाब उनका गलत आ रहा है, तो इसका मतलब कि उनको समझ में नहीं आया या फिर आपने फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखा नहीं। तो यहाँ पे कहा क्या गया है, किसकी सहायता के बिना शिक्षा सही मार्ग पर अग्रसर मतलब उचित मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकती। तो किसकी सहायता के बिना, ऑप्शन ए दर्शन की सहायता के बिना। वेरी गुड, जो स्टूडेंट ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है। वैसे भी आप पढ़ के आ रहे हैं शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, तो दर्शन की सहायता के बिना आपकी जो शिक्षा है वो सही मार्ग पर अग्रसर नहीं, मतलब आगे बढ़ना। अग्रसर माने क्या होता है, आगे बढ़ना, उचित मार्ग पर। तो ये दर्शन की सहायता के बिना, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शिक्षक की सहायता के बिना ऐसी बात नहीं है। शिक्षक अभी हमने आपको बताया कि शिक्षक क्या करता है, मार्गदर्शक का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। पाठ्यक्रम जो है वो भी आपका, पाठ्यक्रम को केवल शामिल किया जा सकता है कि उसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे क्या, शिक्षा आप लेंगे कैसी। विद्यालय में आप पढ़ सकते हैं, विद्यालय में ही केवल आपकी शिक्षा नहीं होती। विद्यालय तो आपकी औपचारिक शिक्षा देता है, विद्यालय में आपकी औपचारिक शिक्षा होती है, बल्कि आप निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत और जगह भी आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, जैसे खेल के मैदान में, परिवार में, समाज में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, दर्शन की सहायता के बिना, बहुत अच्छा, जी हाँ, ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही जवाब है। दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा जो है हमारी वो सही मार्ग पर अग्रसरित नहीं हो सकती। अगले प्रश्न का जवाब दीजिए, शिक्षा दर्शन किन प्रश्नों को सुलझाता है। जो शिक्षा दर्शन दोनों शब्द है, ध्यान में रख के आप लोग को जवाब देना है। शिक्षा दर्शन जो है वो किन प्रश्नों को सुलझाता है, आध्यात्मिक प्रश्नों को, लौकिक प्रश्नों को, पाठ्यक्रम संबंधी प्रश्नों को, या फिर तार्किक प्रश्नों को। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइए जल्दी से। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे आप सभी को बिल्कुल भी तर्क करना ही नहीं है। जो स्टूडेंट ऑप्शन डी टिक करेंगे उनका भी गलत। अध्यात्म से रिलेटेड हमको बात करनी ही नहीं है, लॉकिंग प्रश्नों को भी नहीं शामिल करना है, बल्कि पाठ्यक्रम संबंधी प्रश्नों को। पाठ्यक्रम बनाने में किसकी भूमिका होती है, दर्शन की भूमिका होती है। कल की क्लास में हमने आपको समझाया था कि दर्शन और पाठ्यक्रम का आपस में कैसा संबंध है, वो भी हमने समझाया था। तो दर्शन और पाठ्यक्रम इनका आपस में संबंध होता है, और दर्शन जो होता है शिक्षा दर्शन, ये किन प्रश्नों को सुलझाता है, पाठ्यक्रम संबंधी प्रश्नों को सुलझाता है। तो ऑप्शन सी टिक करने वाले बिल्कुल सही जवाब है आपका। प्रकृतिवाद सर्वप्रथम किसे माना जाता है, प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद आपने पढ़ा होगा, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद। तो ये सब तो भी हमने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड आपकी क्लासेस बस इसके बाद ही होंगी। जो आपकी सब्जेक्टिव क्लास चलती है उसमें आप सभी को ये पढ़ाया जाएगा। तो प्रकृतिवाद सर्वप्रथम किसे मानता है, मतलब
जो प्रकृतिवाद है उस वाद में सर्वप्रथम किसे महत्व दिया जाता है ये आपको बताना है, ईश्वर को, मानव को, प्रकृति को, समाज को। तो यहाँ पे आपको सोचना समझना है ही नहीं। प्रकृतिवाद कैसा वाद है? प्रकृति से संबंधित वाद, तो वो प्रकृति को ही महत्व देगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। जो स्टूडेंट ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे देखिए यही चीज आ गई, प्रकृतिवाद किसे महत्व देता है। अगले प्रश्न का जवाब दीजिए सभी लोग। देखिए बहुत सारे लोग ए डी डी ऑप्शन सी ऐसे आप दे रहे हैं, तो आप लोग पहले क्वेश्चन नंबर लिखा करिए, उसके बाद उसका सी है या बी है, ए है, डी है, ऐसे आप लोग जवाब दिया करिए। प्रकृतिवाद किसे महत्व देता है, तो इससे हमें समझने में आसानी होती है। हाँ, किसका जवाब बिल्कुल सही है। आध्यात्मिक जगत को, भौतिक जगत को, आध्यात्मिक और भौतिक जगत दोनों को, दोनों में से किसी भी जगत को नहीं। तो जो प्रकृतिवाद होता है वो महत्व किसे देता है? देखिए वो प्रकृति की बातों को मानेगा, अध्यात्म को नहीं मानता है, भौतिक किसी को नहीं, तो यहाँ पे केवल और केवल भौतिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने आपको इसकी क्लास प्रोवाइड नहीं कराई है, तो इस वजह से हो सकता है आप सभी को कुछ परेशानी हो। तो प्रकृतिवाद यहाँ पे आप लोग जान दीजिए कि प्रकृतिवाद किसे महत्व देता है? भौतिकता को महत्व देता है, भौतिक जगत को, जो भी चीज़ उसे दिखाई जाएगी यथार्थ रूप में। यथार्थ वाली बात तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये यथार्थवाद को मानेगा। प्रकृतिवाद किसे महत्व देता है? भौतिक जगत को। अगर आध्यात्मिक, तो यहाँ पे अध्यात्म शब्द आ गया, इस वजह से ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी वेरी गुड, जो स्टूडेंट ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रकृतिवाद किस वातावरण पर बल देता है? भौतिक वातावरण पर, आध्यात्मिक वातावरण पर, सामाजिक वातावरण पर, या फिर सांस्कृतिक वातावरण पर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा सभी लोग बताइए जल्दी से। देखिए वातावरण और वाद, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसका उत्तर अलग अलग होता है। अभी इससे पहले प्रश्न में आपने क्या पढ़ा कि भौतिकवाद को महत्व देता है, वाद वहां पे था, लेकिन यहाँ पे वातावरण की बात की गई है। तो वातावरण आपका कैसा होना चाहिए? ऑप्शन डी सांस्कृतिक वातावरण होना चाहिए। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना, यही सोच के बच्चे गलत कर देते हैं। तो सांस्कृतिक वातावरण, प्रकृतिवाद किस वातावरण पर बल देता है? सांस्कृतिक वातावरण पर। मानता किसको है? तो भौतिकता को मानता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये चीज आपको याद रखना है, प्रकृतिवाद का कौन सा रूप नहीं है? पदार्थवादी, यंत्रवादी, जैविक, प्रायोगिक। तो यहाँ पे देखिए पदार्थ, ये आपका क्या होता है? मैटर से रिलेटेड, तो इस पे आपका बल नहीं देगा। ऑप्शन ए ही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा क्या गया है इसमें कि प्रकृतिवाद का कौन सा रूप नहीं है, मतलब ऐसा रूप। यंत्रवादी मतलब कि मशीन वाला सारा काम होगा, मशीनी काम होगा, यंत्रवादी काम होगा, यांत्रिक सारे कार्य होंगे, मशीनों के द्वारा होंगे। तो हाँ ये तो है, क्योंकि ये भौतिक जगत से संबंधित है। जैविक भी है, प्रायोगिक, कोई भी चीज़ आप करके सीखते हैं, प्रयोग के द्वारा सीखते हैं, ये भी भौतिक जगत में आता है। लेकिन जो पदार्थवादी है ये नहीं है। तो प्रकृतिवाद का कौन सा रूप नहीं है? पदार्थवादी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड, जो स्टूडेंट ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगर आप सभी को क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर एक बार जरूर कर दीजिए। प्रकृतिवादी, यहाँ पे अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान किन विषयों को प्राप्त है? जो प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम है उसमें, उस पाठ्यक्रम में प्रमुखता से किन विषयों को स्थान प्राप्त है, या फिर किन विषयों को प्रमुखता से स्थान दिया गया है उस पाठ्यक्रम में? किस पाठ्यक्रम में? प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम में। बताना है आपको वैज्ञानिक विषयों को, धार्मिक विषयों को, सामाजिक विषयों को, या फिर मानवीय विषयों को। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए जल्दी से। जी हाँ, तो यहाँ पे देखिए प्रकृतिवादी वो किसे मानेगा? भौतिकता को मानता है। भौतिकता यहाँ पे कहाँ आएगी? जो वैज्ञानिक चीज़ों से रिलेटेड हो, तो वैज्ञानिक विषय। ऑप्शन ए टिक करने वाले बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का, बहुत ही अच्छा। बिल्कुल, देखिए आप लोग ऐसे डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपकी स्पीड बन जाएगी और आपकी एक तरह से लय बन जाएगी, तो आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार के प्रश्न देखने को मिले आप गलत नहीं करेंगे। तो इस वजह से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं इनको सॉल्व करिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करते रहते तो आप पेपर में भी अपने प्रश्न जो हैं वो बिल्कुल सही करेंगे, गलत करने का चांस बहुत ही कम होगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम जो है उसमें प्रमुख स्थान किन विषयों को प्राप्त है? तो जो भी वैज्ञानिक विषय हैं, जो भी विज्ञान से संबंधित, प्रयोग से संबंधित, भौतिक जगत से संबंधित है, उन्हीं को इस पाठ्यक्रम में प्रमुखता से स्थान दिया गया है। ऐसा नहीं है कि किसी को, किसी भी विषय को नहीं दिया गया, सभी विषयों को स्थान दिया गया है। लेकिन यहाँ पे प्रमुखता की बात की गई है कि प्रमुख स्थान किन विषयों को मिला है। तो प्रमुख स्थान में बात करें तो वैज्ञानिक विषयों का। तो ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा गया है कि प्रकृतिवादी, जो प्रकृतिवादी होते थे वो शिक्षण विधि में किस विधि पर अधिक बल दिया गया है? मतलब प्रकृतिवाद में जो शिक्षण विधियाँ अपनाई जाती थी उसमें ऐसी कौन सी विधि है जिस पर अधिक बल दिया गया है? व्याख्यान पर,
मतलब किसी भी चीज़ को लेक्चर द्वारा समझना, व्याख्यानों पर, या फिर पुस्तक पठन पर, किसी भी पुस्तक को पढ़ने पर, या क्रिया द्वारा सीखने पर, कोई भी काम करके सीखने पर, या फिर संवादों पर, आपस में संवाद करा दिया जाए, वाद विवाद प्रतियोगिता करा दिया जाए, तो इसमें किस विधि पर अधिक बल दिया गया है प्रकृतिवाद में, ये आपको बताना है। ऑप्शन आप सभी के सामने 4 है, सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, हमने इससे पहले आपको क्या समझाया कि प्रकृतिवादी होते थे वो भौतिक जगत को मानते हैं, सांस्कृतिक वातावरण हो उनका, और कोई भी काम भौतिक जगत, वैज्ञानिक विषय जो होंगे तो उसमें क्या होगा, आप करके ही सीखेंगे, मतलब आप प्रयोग के द्वारा सीखेंगे। तो इसमें कौन सा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो जो स्टूडेंट ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि प्रकृतिवादी शिक्षण विधि जो होती थी उसमें किस विधि पर अधिक बल दिया गया है, तो क्रिया द्वारा सीखने पर, मतलब प्रयोग के द्वारा सीखने पर, वैज्ञानिक विधियों पर। तो ऑप्शन सी ही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो स्टूडेंट ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का स्थान क्या है, ईश्वर के समान है, पथ प्रदर्शक एवं समाज सेवक के रूप में है, पर्दे के पीछे है, या फिर समाज के जो नियम कानून है उनके द्वारा निर्धारित होता है। ये आपको बताना है। ऑप्शन आप सभी के सामने 4 है। इसमें यह कहा गया है कि जो प्रकृतिवाद था, इस वाद को जो मानने वाले दार्शनिक थे, जो लोग थे, उनके अनुसार शिक्षा का स्थान क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए, ईश्वर के समान, ईश्वर यहाँ पे प्रकृतिवाद में महत्व ही नहीं है। पथ प्रदर्शक, समाज सेवक, यहाँ पे समाज सेवा की बात आती ही नहीं है। ऑप्शन डी है कि समाज के नियमों द्वारा, यहाँ पे समाज से कोई लेना देना ही नहीं है प्रकृतिवाद मानता किसे है, वो प्रकृति से संबंधित बातों को मानता है, भौतिकता को महत्व देता है, वैज्ञानिक विधियों को महत्व देता है, करके सीखने को महत्व देता है। तो जो शिक्षा है इसका स्थान कहाँ पे होगा, पर्दे के पीछे है। क्योंकि आपने पढ़ तो लिया कि ओम का नियम क्या कहता है, लेकिन उसमें धारा कैसी होगी, विभवांतर कैसा होगा, वो आप करके सीखेंगे। तो पढ़ तो लिया, पर्दे के पीछे आप उसका महत्व है, लेकिन आप जब करके सीखेंगे तभी आप प्रकृतिवाद को फॉलो करेंगे। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, जैसे न्यूटन का नियम क्या कहता है, सेब गिरा, तो आपने पढ़ा कि सेब नीचे गिरा, वो किसके द्वारा, गुरुत्वाकर्षण नियम के द्वारा गिरा, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा गिरा। लेकिन आपने सिर्फ पढ़ लिया, ये आपका पर्दे के पीछे काम कर रहा है, जबकि आपने देखा कि सेब ही नहीं बल्कि आम, अमरूद, कुछ भी गिर सकता है पेड़ से। तो वो ऑप्शन सी आप सभी का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रकृतिवादी किस प्रकार से अनुशासन स्थापित करना चाहता है, कठोर शारीरिक दंड के द्वारा, नैतिक वचन के द्वारा, प्रकृति परिणामों के द्वारा, समाज के नियमों द्वारा। देखिए, यहाँ पे प्रश्न से ही आपका उत्तर, यहाँ पे प्रश्न में उत्तर छिपा हुआ है। सभी लोग जवाब दीजिए, और हमें उम्मीद है कि इसमें कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो गलत जवाब दे, क्योंकि प्रश्न से ही आपका उत्तर दिख रहा है। प्रकृतिवादी कैसे, प्रकृतिवादी तो ये किस प्रकार के अनुशासन स्थापित करना चाहेंगे, आप बताइए। ऑप्शन आप सभी के सामने 4 है। नैतिकता तो ये महत्व देंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे दर्शन, जो नैतिक शब्द है ये दर्शन के अंतर्गत आता है। कठोर शारीरिक दंड ऐसा भी नहीं है। समाज के नियम, हमने आपको क्या बताया कि प्रकृतिवादी में समाज को बीच में लाना ही नहीं है, समाज को बाइकाट कर देना है। तो यहाँ पे बचा क्या आपका, प्रकृति परिणामों के द्वारा। प्रकृतिवादी किसको मानेंगे, प्रकृति परिणामों को ही मानेंगे। तो ऑप्शन सी आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है। हमें उम्मीद है आज की क्लास आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोग चाहते हैं डेली आपके ऐसे ऑब्जेक्टिव क्लास भी एक चले, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और अभी आप लोग जो परेशान है कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, अभी ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो आपके एग्ज़ाम शेड्यूल को मतलब जारी की हो, या फिर आपका शेड्यूल जो है वो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड की हो। अभी ऐसी कोई भी सूचना नहीं है। अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड, सभी स्टूडेंट ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, जो स्टूडेंट आज पहली बार क्लास ले रहे हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट विजिट कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे आपको बीएड से संबंधित कोई भी न्यूज़ होती है या फिर क्लासेज आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहती हैं। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो टेलीग्राम चैनल पर लिंक शेयर कर दिया जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो दिया गया है। आप डायरेक्ट वहां से लिंक को टच करके डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। तो आप सभी ने क्लास को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।